स्टार्ट है। भाषा शिक्षण संवाद मंच पर आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं IBPS के और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन GST SST परीक्षा के, मैं उनसे आपकी बात कराता हूं, उनकी सफलता का राज और सफलता के गुर आप लोगों से साझा करवाता हूं। आज पुनः मैं ऐसे ही 3 लड़कियों से आपकी बात करवाने जा रहा हूं, 2 नंदिनी और 1 नेहा। तीनों पश्चिम बंगाल के उस क्षेत्र से हैं जिसे शिल्पांचल कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का यह क्षेत्र शिल्पांचल अर्थात जूट उद्योग का क्षेत्र रहा है और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि रोजी रोटी का एकमात्र साधन गौरीपुर जूट मिल 25 साल पहले बंद हो गया। हालांकि उसको खुलवाने के बहुत सारे प्रयास हुए लेकिन मिल खुली नहीं। अब आप समझ लीजिए, जिस मिल में लगभग 10,000 लोग काम करते हो, उस मिल पर पूरा बाजार आश्रित हो, वह अगर अचानक बंद हो जाए तो बच्चों की क्या स्थिति होगी। माँ बाप बेरोजगार, बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल ही महरूम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के युवाओं ने हिम्मत नहीं हारी और युवा प्रतिस्पर्धा के लिए एक न एक डाल पकड़कर, मतलब सबसे बड़ी डाल क्या थी? पढ़ाई की डाल। और इन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया और खुद को मार्जन करना शुरू किया, जिसका फल है कि पूरे भारत में आप हिंदी अधिकारी और अनुवादक देखें, पत्थर भी फेंकेंगे तो 4 लोग हर क्षेत्र में मिलेंगे जो इस क्षेत्र के हैं। नैहाटी शिल्पांचल, गौरीपुर शिल्पांचल, हाजीनगर, जगद्दल और कांकीगढ़, इन क्षेत्रों से। ऐसा आपको पता ही है कि हिंदी भाषी समाज में यहाँ जहाँ मजदूर वर्ग अधिक है या मध्यम वर्गीय परिवार अधिक है, वहाँ कन्याओं को पढ़ने लिखने का कम अवसर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में भी मैं ऐसे माँ बाप को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इन बच्चियों को खुल करके पढ़ने दिया और आज इन्होंने बच्चों से बढ़कर सफलता का परचम लहराया है। आइए फिर लिए चलता हूँ और आज इन तीनों से मैं बातें करता हूँ, आपकी बात इनके साथ संवाद मंच पर। तो फिर मैं सबसे पहले नेहा जी आपसे चाहूँगा कि आप, चूंकि परिवार ही हमें बनाता है, तो मैं चाहूँगा आप अपने परिवार के बारे में बताएं। मम्मी पापा, पापा क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कहाँ तक हुई, वो बताएं आप। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पापा टोटो चलाते हैं। इसके अलावा फैमिली में पापा मम्मी, एक दीदी है, मैं हूँ, छोटी बहन है और एक सबसे छोटा भाई है। जी पापा, चूंकि आप बड़ी हैं, मैं मछली, आप मझली हैं, तो पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक किया? मैंने MA तक पढ़ाई की है। MA किया है। मैंने सुना नेट भी आप क्वालिफाइड हैं। जी, नेट भी क्वालिफाइड है, PGDT भी क्वालिफाइड है। आपने नेट पढ़ाई किया, नेट पढ़ाई के बाद अचानक आपका झुकाव हिंदी अधिकारी की तरफ क्यों हुआ? ज्यादातर लोग प्रोफेसर बनने जाते हैं नेट वाले। क्योंकि PhD में 5 साल लगेंगे जी, इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो इसलिए मुझे लगा ये ज़्यादा आसान रास्ता होगा। बिल्कुल, चूंकि जी बिल्कुल PhD करके भी रोजगार में जाना है और चूंकि हम सब, मैं भी उसमें हूँ, हम सब मध्यम वर्गीय परिवार वाले ये चाहते हैं कि यथाशीघ्र नौकरी लग जाए। बहुत अच्छा निर्णय है और मैं बधाई दूंगा आपके माता पिता को जिन्होंने आपको इस स्थान तक पहुंचने में आपकी सहायता की। नंदिनी, मैं आपका फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। सर, मेरे घर पे मम्मी पापा है, भाई बहन है और अर्निंग मेंबर मतलब बस पापा ही है। और मम्मी पढ़ी लिखी है, पापा उतने नहीं है, थोड़े बहुत है, भाई बहन सब पढ़ते हैं और बस उन्होंने सपोर्ट किया है पूरा, शुरू से अभी तक करते आए, आगे भी करते रहेंगे, कभी कोई प्रेशर नहीं दिया। और आपका? मेरी भी मम्मी पढ़ी लिखी है, पापा कम पढ़े हैं पर बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका सपोर्ट, मैं पढ़ती थी तो मेरे हिस्से का सारा कुछ वो देख लेते थे, तो मुझे क्या करना है नहीं करना है बहुत सपोर्ट करते थे और घर से कोई प्रेशर नहीं रहा। और भैया हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि तुम कर लोगी। भैया हमारे साथ ही मोटिवेटर और ट्रेनर भाषा शिक्षण में है। हाँ। और सबसे छोटी बेटी मैं मानता हूँ इसको। कारण क्या है, अभी MA में प्रवेश नहीं हुआ था तभी से हमने इसको प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और फल आपके सामने है। चलिए हम आगे बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ाई शुरू की, फर्स्ट स्टेप के बारे में एक एक करके बताइए। पहला कदम जब आपने बढ़ाया तैयारी की तरफ, कैसे शुरू की तैयारी?
सर मास्टर्स में जब गई तो उसी टाइम से थोड़ा थोड़ा शुरू किया। फिर सबसे पहला कदम हुआ यहाँ पे आना। यहाँ पे आई तो राजभाषा अधिकारी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिली, उसके सिलेबस के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, सब कुछ आप लोगों ने, दीपक सर ने जैसा हमें पढ़ाया, जैसा बताया, उसी तरीके को फॉलो किया और एग्जाम पास हुआ आज यहाँ पे। आपका? मैं जब एमए में गई तो उसके तब मुझे इन पोस्ट के बारे में पता नहीं था। तो मैं एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, जी जी। एमटीएस, इसमें थी। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला यहाँ पे आई तो मुझे पहले लगता था कि ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि ये मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल सही, क्यों नहीं कर सकती, कोई भी कर सकता है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग तो कर ही सकते हैं। आपका? मुझे तो पहले ही मेरे आसपास, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आसपास बहुत सारे ट्रांसलेटर हैं। उन्होंने, हमारा जो एरिया है वो पहले बहुत गरीबी में था, इंडस्ट्रियल एरिया था, धूप में बंद हो गए थे, सभी लोग सोच रहे थे कि क्या करना है। फिर पढ़ाई का रास्ता चुना हम लोगों ने और आज बहुत अच्छी जगह पे उन लोगों को देखकर हम लोग भी बहुत प्रेरित हुए। और हमसे पहले जिन लोगों का आईपीएस में हुआ है, भारत शिक्षण से बहुत सारे लोग हैं और जिन लोगों को देखकर एक चीज बताइए, जैसे तैयारी करते हैं तो किताबें भी खरीदनी पड़ती है। आप लोगों ने आईबीपीएस के लिए क्या क्या किताबें खरीदी थी? सभी लोग मुझसे भी पूछते हैं किताब क्या है, उनसे पूछ के बता दो। कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। आपने? कोई किताब नहीं, और आपने भी नहीं? कोई किताब नहीं। हे भगवान, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बिना किताब के पढ़ गए और पास कर गए, नौकरी लग गई। यकीन होगा आपको? नहीं होना चाहिए। चलिए फिर पढ़ी कैसे आखिर? नेहा बताएगी। इसके लिए तो जैसे हम भाषा शिक्षण में आए तो भैया बताते थे कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है जी चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो। जी। इसके अलावा सीए के लिए 1 महीना, बस हम लोग ने 1 महीना का सीए पढ़ा था, उसी में हम लोग का हो गया था। वेरी गुड। नजरी आपका? तो सबसे पहले मॉक जो दीपक सर तैयार करते थे और राजेश सर भी तैयार करते थे, घर पे लगाने के लिए भी देते थे, क्लास में देते थे, फिर इवैल्यूएट करते थे, सब कुछ किया जाता था यहीं पे क्लास में बैठ के। वही पढ़ा, उतना ही किया और कोई किताब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। यहाँ पे जो भी मॉक दिया जाता था हम लोग उसी को करते थे और हमें अच्छे से स्ट्रैटेजी समझाई जाती थी। हाँ, स्ट्रेटेजी की बात आई। चूंकि कोई भी परीक्षा देनी है तो आपको स्ट्रेटेजी बनाना होगा। इसके लिए स्ट्रेटेजी कैसे निर्धारित हुई, किसने किया, जरा उसको बताएं। दीपक भैया ने पहले दिन हम लोगों को बताया कि आप लोग को इस तरह से पढ़ना है कि पास हो जाओ। जी बिल्कुल, अच्छे अंक नहीं चाहिए, खाली पास होने से मतलब आईपीएस का है। फर्स्ट जी पेपर जो है उसमें पास होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो पेपर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई जो बहुत कैलकुलेटिव थी और जिसे हर बच्चा पार कर सकता था। हालांकि गुप्त चीजें हैं, सीक्रेट फार्मूला। एक आध चीज बता सकती हैं जो सीक्रेट ना लगे? रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स थे, जैसे स्कोरिंग रीजनिंग है इसमें, तो कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स थे, उन्होंने बताया कि आप इतना करिए काफ़ी है। और इंग्लिश, जैसा कि कहा था कि जिनका ग्रामर अच्छा है वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जिनका ग्रामर नहीं भी अच्छा है वो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे अगर ज़्यादा फोकस करे तो आराम से इस पड़ाव को पार कर सकते हैं। नेहा जी, रीजनिंग की तैयारी दीपक सर कैसे करवाए आपको? कुछ ही चैप्टर पढ़ाए थे, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, इसके अलावा पर ये पजल हम लोग ने पढ़ाया गया था, इनइक्वालिटी था, सिलॉक्स था, इतने में हम लोग का हो गया था। तो ये जो घर सब मॉक टेस्ट दे देते थे, यही कराते थे, तो कैसे आप लोग कोप अप करती थी? या आपको कभी नहीं लगा कुछ वैक्यूम बन रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। माहौल यहाँ पे जब हम लोग पढ़ने आते थे, जब क्लास में हमें मॉक दिया जाता तो एकदम वो एग्जाम हॉल का इन्वायरमेंट होता था कि सब बच्चे बस अपना मॉक दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग आंसर देखते थे, सर बताते थे किसकी क्या गलती है। और सबसे बड़ी बात, हर एक बच्चे को बताया जाता था कि अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं मॉक में तो आप क्यों 10 नंबर ला रहे हो, और कोई 30 नंबर ला रहा है तो वो क्यों ला रहा है। और उस हिसाब से इवैल्यूएट करके फिर हम लोग को धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ है। फिर जो 10 नंबर लाते थे, अंत तक आते आते वही 30 लाते थे, 35 लाते थे। लास्ट मॉक जो हम लोग ने दिया था 45 तक स्कोर हुआ है सबका। ब्यूटीफुल। और यहाँ का 45 स्कोर हुआ भी है। चलिए, जैसा कि आपने बताया कि मॉक टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तो कभी ऐसा भी हुआ होगा ना कि आपने मॉक लगाया और फिर हो गई, कोई ऐसी घटना हो तो मुझे बताएं। सर बिल्कुल हुआ है। जब मुझे याद है, जब हमारे करंट अफेयर्स का मॉक हुआ था और मेरा नंबर बहुत ही कम आया था, क्योंकि मैं इस चीज़ में पीछे ही हूँ,
तो मैं फेल हो गई थी और मैंने सर को बताया नहीं कि मेरा नंबर कितना आया है, पर स्पेसिफिक उन्होंने पूछा कि तुम्हारा कितना आया, तो मैंने बताया कि माइनस में जा रहा है। तो बोले कि माइनस में जा रहा है। फिर उन्होंने पहले डांटा, लेकिन उसके बाद उन्होंने समझाया कि ये सही तरीका नहीं है, पढ़ो, इम्प्रूव करो, जिस फील्ड में हो तुम पूरा अटेम्प्ट मत लो, तुम अपने पास होने तक बस करो, 5 नंबर लाओ, 7 नंबर लाओ, पास हो जाओ बस। आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एक बताया था आपने कि कुछ मॉक टेस्ट लगाया था। देखिए मैं एक अनुभव बताता हूँ। मुझे किसी ने एक मॉक टेस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। हिंदी के मॉक टेस्ट में 22 प्रश्न थे, 22 में से 11 प्रश्न गलत थे, 11 या 14 जो उन्होंने आंसर दिया था। ऐसी ही कुछ दुर्घटना हमारे साथ भी हो गई थी। कुछ है याद है? हाँ, वो पहला मॉक था और हम सब ने मॉक लगाया बहुत जोश के साथ कि कुछ तो अच्छा होगा, पर उसमें जितने लोग बैठे थे यहाँ उन लोगों का सेकंड पेपर का मॉक था, वो 30 आए थे सबके और मेरा 18 आया था और मैं पूरा डिप्रेस हो गई थी, पूरा परेशान हो गई थी कि सबका हो रहा है बस मेरा नहीं हो रहा है। मैं सच में भी बहुत ज्यादा वीक हूँ, ऐसा फील हो रहा था और घर जाके बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। फिर सब क्या हुआ? फिर हुआ ये कि उसका आंसर गलत था। अक्सर होता है ह्यूमन एरर, लेकिन हमने वो जानबूझ करके गलत आंसर दिया था। हम ये देखना चाह रहे थे कि जो लोग कर रहे हैं वो तुक्का मार रहे हैं क्या, और सचमुच में लोगों ने तुक्का मार के 30-30 स्कोर किया था। नंदिनी ने एकदम सही एक्यूरेट किया था 18, मतलब ये जो करेगी मुझे विश्वास हो गया कि लड़की सही करेगी। इवन आपके साथ भी ऐसा हुआ था? तो इसके अलावा एक ये जब हम लोग इंग्लिश का भी एक मॉक लगाए थे, हाँ। तो उसमें भी हुआ था। वो फर्स्ट फेल मॉक हो गए उस थे। समय का भी फर्स्ट मॉक फेल था। हो गई थी। देखिए मॉक में फेल हो गई थी, उसके बाद ये लोग झंडे लहरा रही हैं। उस दिन तो दुख नहीं हुआ क्योंकि वो फर्स्ट पेपर का पहला दिन था और हम लोग सोच रहे थे हम तो प्रिपेयर्ड नहीं है, पर जैसा फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने ताबड़तोड़ तैयारी की थी, कभी किया नहीं था ये सब और पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था और फिर लगा कि हम मेहनत किए, पर सेकंड में जाके अगर 18 आए, सबका 30 आए, तो लगा कि नहीं होगा। अच्छा एक चीज और आप लोग बताइए, जैसे मैंने इसके 2 सेट में एग्जाम होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 में टाइप करके आपको अनुवाद करना होता है। मैंने 90% अभ्यर्थियों को देखा है कि बोलते हैं पेपर 1 जब क्वालिफाई करेंगे तब टाइपिंग सीखेंगे, शायद आपको भी पता है। तो आप मुझे ये बताइए कि यह स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है कि पास करेंगे तब, नहीं तो फिर घास चराई रहे हैं। ये एकदम गलत स्ट्रैटेजी है। आपको पहले से ही हिंदी टाइपिंग सीख लेनी चाहिए क्योंकि किसी भी चीज़ को तुरंत नहीं सीखा जा सकता और सीखा भी जाए तो स्पीड नहीं आ सकती। स्पीड भी आ जाए तो मैंने भी ये चीज़ फेस किया क्योंकि मैंने भी यही गलती की और मेरी एक्यूरेसी में थोड़ी गड़बड़ी थी। आपका? जी सर, मुझे भी यही लगता है कि पहले से ही सीखना चाहिए। अगर किसी को आता है टाइपिंग करना तो वो डेली इसका प्रैक्टिस करे, अगर जिसको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, वो पहले से ही सीख ले इसको, वो बहुत उनको मदद करेगा उनके सेकंड पेपर में। आप क्या कहती हैं? मुझे भी यही लगता है क्योंकि मैंने खुद 3 महीना पहले से मैंने टाइपिंग मतलब पेपर 1 के 3 महीना पहले से कम से कम आपने पहले शुरू किया। देखिए हमारी 2 गलतियाँ थी। एक पहली गलती थी कि हमने करंट अफेयर्स से जुड़ाव नहीं रखा था हाँ, फर्स्ट पेपर में। तो एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि बैंकिंग करंट अफेयर्स का तो ओर छोर समझ नहीं आ रहा है। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इसको कैसे पार किया जाए। वो तो दीपक भैया इतना अच्छा गाइड किए कि हम लोग उस पड़ाव को अच्छे से पार कर गए एक एक्सपीरियंस के साथ, गाइडेंस। इसके अलावा मेंस का एग्जाम में तो टाइम बहुत कम मिलता है। हाँ। मेंस का पढ़ना साथ में टाइपिंग दोनों एक साथ एकदम पॉसिबल नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि हमें तीनों चीजें एक साथ लेके चलनी होगी। एक चीज जैसे आप लोगों ने कहा, मित्रों ध्यान दें कि आपको टाइपिंग टेस्ट में महारत हासिल कर लेनी है। अगर आप प्लान कर रहे हैं, साल भर पहले से प्लान करिए। टाइपिंग मुझे लगता है टाइप करके अनुवाद करना सीख लें, खास करके हिंदी में। ठीक है, 2 स्ट्रेटेजी आपने बताया। आप लोगों ने बताया कि आप अपनी तैयारी मॉक टेस्ट दोनों शुरू कर दें। आप लोगों ने ये बताया कि दोनों पेपर की तैयारी एक साथ कर दें। और आप लोगों ने एक चीज और बताया कि जहां तक हो सके घबराएं नहीं। हाँ, मॉक टेस्ट में अगर 0 भी आए तो भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि कल आपको 30 में 30 आ सकता है। यह बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होगी सबके लिए। एक और गुप्त बात आप लोग बताएंगे कि आपकी सफलता का श्रेय किसे देंगे?
सर, अपनी सफलता का श्रेय तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को देना चाहूंगी, जी। जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। बिल्कुल। दूसरा अपने टीचर्स को करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे थोड़ा कुछ भी सिखाया है, वो उन सबको करना चाहूंगी। आप दीपक सर तो खास करके राजभाषा अधिकारी अगर मैं आज हूँ तो वो दीपक सर का ही पूरा गाइडलाइन है, उनकी ही स्ट्रेटेजी से हूँ, वरना आज मैं होती नहीं यहाँ पे। आप मैं आज जो भी हूँ इसके लिए तो सबसे पहला फिर मैं अपने पापा को ही देना चाहूँगी, क्योंकि वो एक टोटो चलाते हैं। जी। उनकी 3 बेटियां हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमें यहाँ तक। इसके अलावा मैंने जब एसएससी का एग्ज़ाम दिया था सीजीएल का, तो कई बार मैं असफल भी हुई, उसके बावजूद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक। इसके अलावा यहाँ तक भी कहा, इसमें भी यदि मैं असफल होती हूँ तो भी वो मेरे साथ है। देखिए, हर माँ बाप या भाई बहन को ऐसा होना पड़ेगा कि बच्चे असफल हो, कोई बात नहीं, अगली बार फिर रहीबन फिर कोई ये टूटे मुक्ताहार। और आप? मेरे अगर मैं यहाँ पे हूँ, बैठी हूँ भैया की वजह से, वो नहीं होते तो जैसे मास्टर्स करके तुरंत एक नौकरी मिल जाना बहुत बड़ी बात है बिना गाइडेंस के, और वो है तो यहाँ पे मैं हूँ। और मम्मी और पापा तो उनका तो सपोर्ट हमेशा ही मेरे साथ बना ही रहता है, चाहे ग्रेजुएशन का समय हो, मास्टर्स का समय हो या नौकरी का समय। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया। ये नंदिनी जी, इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। पिछली बार कुछ पॉइंट से इनका आईबीपीएस छूट गया था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी इनका छूट गया था, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इनसे ज्यादा मैं दुखी हुआ था कि बच्ची इतनी समझदार है, हम लोगों ने ढाढ़स बंधाया और इस लड़की ने कर दिखाया। इसको कहते हैं जज्बा। आईबीपीएस ऑफिसर भी बनी और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में इसका सिलेक्शन हुआ, और ताली तो बनती है। इस लड़की ने हौसला नहीं छोड़ा और कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। मैं हर अभ्यर्थी से यह चाहूंगा कि आप लोग ऐसा करके दिखाएं। जो कुछ भी है आपके मम्मी पापा और भाई बहन की देन है, इसलिए आप हमेशा उनका नमन करें। एक बात और, शिक्षक की जब बात आई तो इनकी जो शिक्षिका हैं और शिक्षक हैं, कल्याणी विश्वविद्यालय से आप भी पढ़ी हैं, तीनों पढ़ी हैं। एक विभा मैडम है, प्रोफेसर विभा एंड प्रोफेसर हिमांशु। अगर कहीं मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों का चरण वंदन है कि आप लोगों ने ऐसे बच्चे दिए हमें। हर बार जब भी मैंने सुना है, क्योंकि मेरी बेटी भी विभा मैडम की छात्रा रही, हिमांशु सर की छात्रा रही है, तो मैंने देखा है मैडम बोलती थी जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, अरे तुम लोगों ने पीजीडीटी में एडमिशन नहीं लिया, अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है। मैं विभा मैडम बारे में आप तीनों की राय चाहूंगा, विभा मैडम और हिमांशु सर, और इसके बाद हम सत्र समापन की ओर बढ़ेंगे। जी सर, विभा मैडम के बारे में बताऊंगी तो मुझे याद है जब लास्ट ईयर मेरा एसओ निकला था, मैं और बानी एक साथ उनके पास गए थे इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा टिप्स लेने के लिए, क्योंकि मैम बहुत अच्छा गाइड करती है किसी को भी। तो वो ऐसे एक टीचर है ना, आप उनके पास कभी भी चले जाइए, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगी, हमेशा आपको बताएंगी। तो हम लोग गए, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, बताया। हिमांशु सर ने भी बताया, उन्होंने भी हमें गाइड किया, तो हमेशा से उन्होंने सपोर्ट किया। वो मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके पास पढ़ी। आपका अनुभव? मैंने तो एक गलती की थी कि एमए के साथ मैंने पीजीडीटी नहीं किया था, तो जब भी मैं विभा मैम से मिलती हूँ तो मुझे इसी बात के लिए डांटती है। एग्जाम्पल में नंदिनी या बानी की बात ही कहती है कि देखो यदि पीजीडीटी होता तो उन लोगों का हो गया, तुमने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो अपने स्टूडेंट के भलाई की बात हमेशा सोचती है, कहीं भी मिल जाए, चाहे स्टेशन में मिले, कहीं भी, तो एक ही बात कहती है कि कहते हैं कि जॉब ले लो। और आपका अनुभव? विभा मैम तो हम लोगों के लिए एकदम क्या बोलूं, बहुत बिल्कुल अच्छा मातृ experience सम्मान था। है, उनके बिल्कुल। लिए बहुत ज्यादा सम्मान है। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत थोड़ा डांटा भी, और इतना अच्छा सिखाया कि उस डांट का इतना अच्छा असर हुआ। अगर मुझे कभी समय मिला तो मैडम और सर पुनः चरण वंदन। मैं आप लोगों के साथ एक बार बैठ के आपका साक्षात्कार लेना चाहूंगा कि आप लोगों ने ऐसे बच्चे को कैसे ढाला। एक कच्चे सांचे से निकले बच्चे और आज यहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन आप लोगों को। और चूंकि समय की मर्यादा है, चलते चलते मैंने आप लोगों को बताया था हमारी नवीनतम पुस्तक भाषा हिंदी व्याकरण। भाषा हिंदी व्याकरण का मैं इन प्रतिभावान छात्राओं से विमोचन आज करवाना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा, चूंकि मैंने अब तक जितने भी प्रशिक्षण नोट बनाए हैं, क्लास नोट्स मेरे जो हैं, उन सबको मैंने इसमें डाल दिया, अमेजन पर उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि इसका विमोचन इन बच्चों के हाथ से हो। फिर से एक बार ताली तो बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े।
और बच्चों का हौसला बढ़ाएं। अगर आपको कभी लगता है कि इनकी मदद की जरूरत है, इनसे मदद की जरूरत है, तो आप मुझे संदेश भेजें, मैं आपकी बात इनसे करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, आप लोग आए इसके लिए भी। जय हिंद आप सबको।